बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जब रिसेंटली चंद हफ्ते पहले रिचर्ड गैनल ने, अभी डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं बने थे, अमरीकी इलेक्ट थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, तो रिचर्ड गैनल ने इमरान खान साहब के लिए ट्वीट्स करना स्टार्ट की और हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासत ने, सहाफ़त ने रिचर्ड गैनल को बहुत डिफरेंट एंगल से लिया कि बहुत ईजी लिया और नहीं नहीं यार अभी कुछ भी नहीं है, इज़ नोबडी। फिर होता यह है कि और कांग्रेसमैन और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स से उठते हैं और वो इमरान खान साहब के ट्वीट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह का मामला जब मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई सिविलियंस को, तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान को खतूत लिख के, हमने तब भी उनको बहुत ईजी लिया और मुझे जैसे लोग तब भी कहते रहे कि यार ये मामला यूरोपियन यूनियन को लेकर कल को जीएसपी स्टेटस की तरफ जा सकता है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि यूरोपियन यूनियन ने उनका एक वफ्द ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स का वफ्द उनका जो है, उसके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ओलोफ स्कोग। उन्होंने वार्न किया है पाकिस्तान को कि जो आज़ादी इज़हार राय, यहाँ पर लेबर राइट्स, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स और यहाँ पर ना ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स, इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने वार्न किया है कि पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के इस जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को बहुत ईजी ना ले, हल्का ना ले। इसी से स्टार्ट करते हैं आज के शो का। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? जी सर, आज अब्सा कोमल साहब ने रिपोर्ट किया डॉन के लिए ये यूरोपियन यूनियन वाला मामला, जीएसपी प्लस एंड पाकिस्तान, जो टोन है उसमें वार्न किया गया या इसको हल्का ना लें या इसको डोंट टेक इट इजी। हाउ डू यू सी इट सर, कि क्या वाकई सिचुएशन पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है जीएसपी प्लस के स्टेटस को लेकर यूरोपियन यूनियन? देखिए, उसमें इशू तो इसलिए भी हो सकता है ना कि जो ब्रिटिश इस वक्त निकल गए हैं, ब्रेग्जिट हो गया है, पाकिस्तान के जो मेन सपोर्टर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो अब ब्रेग्जिट की जो पार्लियामेंट, इस ब्रेग्जिट के बाद जो पार्लियामान है यूरोपीय यूनियन की, जिसको हम कहते हैं, जिसको ईयू हम कहते हैं, उसका जो इस वक्त स्टेटस है वो ये है कि वहाँ अल्ट्रा राइट और अल्ट्रा लेफ्ट जो है वो उससे भरी हुई है जी। और ये दोनों जो अल्ट्रा राइट और अल्ट्रा लेफ्ट है, ये ना सिर्फ ये कि ये एंटी इमिग्रेशन है, बल्कि ये एंटी कंसेशंस भी है। ये कहते हैं कि कंसेशंस भी ना दें अपने लोगों को। और बरतानिया में, सॉरी, ये यूरोपीय यूनियन में तो फैसले आपने देखा है कि वो तो पार्लियामान ने करने हैं। जाहिर है कि वहाँ पे कोई बंद कमरों में उस तरह से फैसले होते नहीं। सो इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर जो सेंटिमेंट है और ये जो इक़दामात हैं, इनसे पाकिस्तान को मसला दरपेश हो सकता है। उसमें ह्यूमन राइट्स पे जहां बात की उन्होंने, रिसेंट पीका एक्ट पे भी बात कर, देखिए हाउ अनफॉर्चुनेट कि उधर से पीका एक्ट में तरमीम पास हो रही थी और वो दौरे पर पाकिस्तान में थे, टुक इट अप, सर कि जी मैं यहाँ पर था और ये सारी तरमीम जो है आपका पार्लियामान पास कर रहा था, साफियों पर पाबंदियां, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियां। देखिए, बात यह है कि जी इस हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को ये यकीन है कि इंटरनेशनल प्रेशर को एक हद से आगे नहीं जाएगा। अब उनका यकीन किस पे बुनियाद रखता है? अभी तक उन्होंने जो जो उम्मीदें लगाई हैं वो पूरी नहीं हुई। मसलन उन्होंने अरब वर्ल्ड से जो उम्मीदें लगाई थी कि पता नहीं को $100 अरब आ जाएगा, आपके सामने ही है, वहां से कुछ नहीं आया। फिर उनका ख्याल था कि मोहम्मद बिन सलमान तो इमरान खान के बहुत ही खिलाफ हैं, वहां से कुछ नहीं हुआ। अब उनको ये भी लगता है कि ट्रंप जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए बात नहीं करेंगे। उनका ख्याल है यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं करेगी, कुछ भी हम कर लें। अब ये प्रजम्पशंस हैं। अब इन प्रजम्पशंस पे अभी तक जो प्रजम्पशंस उन्होंने बनाई थी उस पे तो कोई खातर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। अब ये जो दो इश्यूज हैं ये बड़े सेंसिटिव हैं। जो इस वक्त एक तो ये जो पीका लॉज जो चल रहे हैं, जिस तरह से ये हो रहा है, फिर जो ब्लास्फेमी को लेके जो पाकिस्तान के अंदर ये जो स्कैंडल अनर्थ हुआ है, इसके ऊपर भी यूरोपीय यूनियन जो है वो बड़ी नजर रखे हुए है। और जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स का हाल है वो, अब ये 3-4 चीजें मिलके यूरोपीय यूनियन को अगर पाकिस्तान में कोई इंतहाई इकदाम पे मजबूर कर दें, तो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री को लोग जो आई वुड से कि जो वहाँ पे एक्टिव हैं और काफी अरसे से वो कॉमर्स मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं या वहाँ पे काम करते हैं, वो तो काफी वरिड है इस चीज को लेके। सर तो मेरी जो 2-3 लोगों से बात हुई है वो तो परेशान है। सर 2-3 बड़ी अहम मुलाकातें हुई ओलोफ की। ही मेट चीफ जस्टिस, ही मेट चीफ आर्मी स्टाफ, ही मेट इसहाक डार साहब। इतना क्लियर कट पैगाम देने के बाद डू यू थिंक कि पाकिस्तान के हालात ह्यूमन राइट्स को लेकर, जर्नलिज्म को लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर कुछ नरमी आएगी पॉलिसी में गवर्नमेंट की?
नहीं, कोई ऐसा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले जब मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ट्रायल हुआ था, जी। तो वो तो ओपन ही यूरोपीय यूनियन ने उसके ऊपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया था। और ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन ने, बल्कि बरतानिया ने, अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, स्पेशली पॉलिटिकल प्रिजनर्स के। लेकिन हमने देखा कि उस खत के बाद दूसरी किस्त जारी कर दी गई और 60 और लोग जो है कन्वर्ट कर दिए। सो बेसिकली हमारा तो रवैया इस वक्त ये है कि वी डैम केयर, आपने जो करना है वो कर लें। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि इन इकदामात से या कोई पाकिस्तान में कोई डिटरेंस आई है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक के मामलात को लेके या मीडिया को लेके या और मामलात को लेके कोई डिटरेंस अभी तक जो अभी तक की बातें आई हैं उनसे नहीं आई। सर, यू ब्रॉट अप MBS, यू ब्रॉट अप अरब कंट्रीज, और उसी में हमने रिसेंटली देखा कि एक अमरीकी बिजनेसमैन पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए वफ्द को लेकर कल नेशनल मीडिया ने बड़ी कवरेज दी, उनको सहाफियों से मुलाकातें भी करवाई। तो सर, इसको कुछ डिप्लोमेटिक अगर देखा जाए तो क्या ट्रंप के साथ मामलात अमरीकी बिजनेसमैन पाकिस्तानी हुकूमत के बेहतर करवाएंगे? देखिए जी, अगर अमरीकी बिजनेसमैन क्लोज हों तो जाहिर है कि करा सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं। और जो हुकूमत है, लेकिन देखिए मैं इससे मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये है कि वी डैम केयर, हम तो समझते नहीं इनको कुछ। दूसरी तरफ इतनी ये कंफ्यूज हैं और खौफजदा नजर आए हैं। कल की ये जो अमेरिकन गोरा आया है, इस तरह तो देखिए मेरे भी 2-4 गोरे वाकफ हैं अमरीकी, तो उनको भी बुला लेते हैं, उनको भी स्टेट प्रोटोकॉल दे दें। अब सवाल ये है कि इशू ये है कि ये देखिए ना, इस तरह जो उन्होंने पैनिक किया है और जो हमारे नॉन सहाफी थे जिनका पता ही है कि वो क्या बातें करते हैं, क्या होता है, उनको मिलवाया गया, उनको जो है वो एक तासुर देने की कोशिश की गई कि ये तो बड़े ट्रम्प के जो है वो राइट हैंड है। और फिर अमेरिकी सफारत खाना जो है उसको ये स्टेटमेंट इशू करना पड़ा कि देखिए इनका कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिकी पॉलिसी से, ये तो प्राइवेट बिजनेसमैन है। और अब उस प्राइवेट बिजनेसमैन की जो कच्चा जट्टा है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है उससे लगता तो मुझे यही है कि एक पैनिक भी है। सो दे आर रियली कंफ्यूज्ड अभी कि आखिर ट्रम्प करेंगे क्या। ट्रम्प की जाहिर है आप देखिए कि जो उनका एक एटीट्यूड है वो ऐसा ही है कि कोई बंदा प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि वो क्या करेंगे। सो पीटीआई भी कंफ्यूज है अभी कि एक दिन तो लगता है कि वो सारी इंतजामिया जो है वो इमरान खान को रिलीज कराने आ जाएगी, दूसरे दिन खामोशी हो जाती है और हुकूमत पीटीआई से भी ज्यादा कंफ्यूज है। तो नेक्स्ट आई वुड से कि 30-40 डेज जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है इस जमन में। पीटीआई की जो टीम है अमेरिका की, वो तो बड़े डिटरमिन्ड है और बड़े श्योर है कि ये एक हाई लेवल राब्ता जो है वो आएगा और प्रेशर आएगा। अब देखते हैं कि इनकी बात होती है या कि गवर्नमेंट का तो जाहिर है कि देखिए ना, मोहसिन नकवी का दौरा तो बहुत ही नाकाम रहा और खुद हुकूमत के अंदर भी काफी तनकीद हुई है नकवी साहब के ऊपर कि आपकी जब तैयारी नहीं थी तो आपको इस तरह से जाना नहीं चाहिए था और हमारी बड़ी सुबकी हुई है। तो दूसरी तरफ एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अब इस तरह के लोगों को जब वो आप ना कहें कि उसको स्केल से ज्यादा वेट उसका दिखा रहे हैं, उससे घबराहट भी जाहिर होती है। सो आई थिंक गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट में भी कंफ्यूजन है बड़ी कि आखिर ये अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी होगी क्या। सर, ये अमरीकियों का दौरा भी तो हो सकता है मोहसिन नकवी साहब के दौरे का ही नतीजा हो, वहां पर जाकर कुछ मुलाकातें कुछ एंगेजमेंट्स और फिर बताया गया कि पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट की, वहां आइए। वो देखिए ना, उन्होंने तो जिससे मुलाकात की है उसने रिलीज इमरान खान की ट्वीट कर दी है, तो आई एम श्योर कि इससे उनकी मुलाकात नहीं हुई, वरना ये पाकिस्तान आके भी रिलीज इमरान खान कह रहे हैं। अच्छा फवाद साहब, आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्टफोलियो भी रहा है, इन्फॉर्मेशन भी रहा है, खुद भी आप डिजिटली काफी एक्टिव हैं, डिजिटल मीडिया भी यूज करते हैं, ये डीप फेक ट्वीट्स भी किसी तरह पॉसिबल हैं? ये होती है भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में किस तरह की टेक्नोलॉजी है कि ट्वीट्स भी डीप फेक हो? देखिए बात यह है कि डीप फेक का मतलब तो यही है कि ग्रेनल खुद नहीं कर रहे और उनकी जगह कोई कर रहा है, लेकिन जाहिर है ये तो रिचर्ड ग्रेनल खुद उन्होंने कहा है। जो इस तरह के बचगाना सवाल तो जाहिर है जो लिख के दे देते हैं वो आगे कर देते हैं ना। अब अनीका बड़ी सीनियर एंकर है और जाती तौर पे तो मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, बट आई डोंट नो कि उन्होंने किस तरह ये सवाल किया या उनका मतलब क्या था, या वो शायद समझा नहीं सकी कि वो क्या चाहती थी। बट व्हाटएवर, इशू ये है कि ये इससे फर्क नहीं, प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो कंफ्यूजन है हुकूमत के अंदर उससे बहुत इजहार हुआ है इस तरह की
जो मुलाकातें हुई हैं या इस तरह से जो सवालात हुए हैं कि हुकूमत बहुत कंफ्यूज है ट्रंप को लेके। असल चीज ये है, और देखिए हर एक को पता है कि ये बिजनेसमैन जो आया था या कुछ है तो इसकी कोई अहमियत हैसियत नहीं है अमेरिका के निज़ाम में, और वो कोई ट्रंप के करीब भी नहीं है, क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाता है ना। अभी तो वो जमाना थोड़ी रहा है कि बंदे का पता ही ना चले कौन है कौन नहीं। आप अभी बैठ के गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि उनका ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे कोई क्लोज ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ रिचर्ड ग्रैनल है या ज़ल्मे खलीलजाद है, उनके क्रेडेंशियल्स भी आपके सामने हैं। सो बट आई थिंक इससे एक ही चीज जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हैं, और वो ये ही है कि हुकूमत इज एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड एंड वरीड कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी विज़ पाकिस्तान होगी क्या। वाद साहब, पाकिस्तान के अंदर आए तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एब्रप्ट चेंजेस हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में इमरान खान साहब रीऑर्गेनाइज करके वो लोग आगे लेके आ रहे हैं जो थोड़े ज्यादा एग्रेसिव है पॉलिटिक्स में। क्या एक बार फिर से एजिटेशन की तरफ बढ़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान तो इस नतीजे पे ही पहुंचे हैं कि जब तक प्रेशर नहीं होता उस वक्त तक इस हुकूमत से कोई कंसेशन नहीं मिल सकती। अब प्रेशर दो तरह का है, एक एक्सटर्नल प्रेशर है जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे थे, और एक अपनी स्ट्रीट का प्रेशर है। मैं तो जब मौलाना फजलुर रहमान से मेरी मुलाकात हुई थी तो मेरा तो यही कहा था कि देखिए तीन ही धड़े और ग्रुप हैं जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट प्रेशर की अहलियत रखते हैं। उनमें पीटीआई है, जेयूआई है और वकला है। लेकिन अब तक की जो सारी मशक हुई है उससे पता ये चलता है कि ना जेयूआई अकेली को खतरा है हुकूमत के लिए, ना ही पीटीआई कामयाब हो सकी है उस तरह से कोई थ्रेट करने में, और वकला तो निकले ही नहीं। तो जब तक ये तीन धड़े इकट्ठे नहीं होते कोई बड़ा स्ट्रीट मूवमेंट उस तरह का शुरू होना जो है वो जिससे हुकूमत वाकईतन खतरा महसूस करे वो नहीं है। और आई थिंक मौलाना भी एग्री करते हैं इस बात। और एक रिसेंटली जुनैद अकबर साहब ने होम्योपैथी की टर्म भी यूज की कुछ लीडरशिप के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। व्हाट डू यू थिंक, ये जो नए लोग आए थे 9 मई के बाद एलिवेट हुए हैं तहरीक इंसाफ में, इनके लिए टर्म यूज की गई है, या वो लोग जो रुपोश हैं खैबर पख्तूनख्वा में हैं, इवन पंजाब में भी है तो रुपोश हैं, उनके लिए यूज की उन्होंने टर्म? देखिए जो लोग रुपोश भी हैं वो क्या करें, मतलब वो क्या बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाएं या खुद का हमलावर बन जाएं, क्या करें? देखिए मैं इशू ये है, ये पॉलिटिशियन है, ये सारे लोग जो है, हमें पॉलिटिक्स की एक मिलेगी तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, नहीं मिलेगी तो देखें सिंपल बात है, हम पहाड़ों पे चढ़ के मुकाबले नहीं कर सकते। इसका नतीजा सिर्फ ये होगा कि हम एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारी जगह वो लेंगे जो बंदूक उठा सकते हैं, जैसे बलूचिस्तान में हुआ, जैसे केपी के उधर हुआ है। ये चीज तो वो लोग सोचेंगे ताकत में जो अपने पांव से आगे देखने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, पीटीआई को एलिमिनेट करते हैं तो इन पार्टियों की जगह पॉलिटिक्स में वो पार्टियां लेंगी जिनके पास आपकी बंदूक के जवाब है और वो बंदूक उठाने वाले लोग होंगे। हम लोग तो एलिमिनेट हो जाएंगे। सो ये कहना कि ये होम्योपैथिक नहीं होंगे और ये नहीं होंगे, ये वो नहीं होंगे, वो तो उनका जो बैकग्राउंड है, ये टर्म है, उन्होंने किस टर्म में यूज किया वो हमें नहीं पता। बट फैक्ट इज कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो बंदूक का मुकाबला नहीं कर सकता, वो एलिमिनेट होगा और फिर अल्टीमेटली वो जगह देगा बंदूक वालों। बात साहब, मुज़ाकरात को लेकर थोड़ी सी होप एक दफा पैदा हुई थी कि हो सकता है मामलात कंक्लूड कर ले, गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप फॉरवर्ड करे, पीटीआई भी एक आधा कोई पैर पीछे ले, बट एट वंस कॉल्ड ऑफ मुज़ाकरात की कहानी खत्म होगी। आज वजीर आजम ने कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आइए फिर से बैठिए। अब तो पीएम डायरेक्टली ऑफर कर रहे हैं पीटीआई को कि आइए बैठिए, हमसे बात कीजिए, लेट्स सॉर्ट आउट। डू यू थिंक गवर्नमेंट सीरियस है मुज़ाकरात को लेके या कुछ करना चाहते हैं? देखिए पीएम ने पिछली दफा भी जब ये बात कही कि असेंबली में क्या ये बैठिए, उससे अगले दिन बुशरा बीबी को अरेस्ट कर लिया। अब आज आपने पीएम की ये बात कही है और आज 6 लोग खान साहब से मिलने गए, उन्हें मुलाकात ही नहीं दी गई। सवाल ये है कि इस हुकूमत को, मेरी नजर में शहबाज शरीफ साहब को और पीएमएलएन को पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहिए और मुज़ाकरा की ऑफर करें कि जब उनसे कोई स्पेस ले लें। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो, मसलन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि राना सनाउल्लाह साहब जैसे जो लोग हैं, उसके बाद अयाज सादिक साहब जैसे जो लोग हैं, इसहाक डार साहब को भी शामिल कर लीजिए, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो सकी।
अब आप मुझे बताइए, इस एक हुकूमत जिसकी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो जिससे बातचीत करना चाह रही है उसकी मुज़ाकराती कमेटी से मीटिंग ही करा दे, तो मुज़ाकरात क्या होंगे? सो ये मेरी नज़र में पहले उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए और एक स्पेस लेनी चाहिए अपने लिए कि सर हम ये करना चाहते हैं, हमें कुछ स्पेस दें। अगर वो देंगे तो आप बात कर लें, नहीं देंगे तो आप अपनी क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं, और अगले से भी फिर दोनों साइडों से आपकी बेइज्जती वहां होगी। साहब, आपकी इस गुफ्तगू से तो मुझे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि पीएमएलएन खुद स्टैब्लिशमेंट से कुछ स्पेस लेना चाह रही है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे रख के। नहीं, लेना नहीं चाह रही, लेकिन लेनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, उन्हें लेनी चाहिए अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। इसीलिए मैं तो आपको पता है शुरू से ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात कर रहा हूँ कि जिसमें पॉलिटिशियंस और एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो और हम एक रास्ता बना सकें आगे कि हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या हम करना चाहते हैं। लेकिन अगर पीएमएलएन जो है वो अकेली खुद बात करना चाहती है तो फिर उन्हें पहले अपनी एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी और अपने लिए कुछ स्पेस मांगनी पड़ेगी। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, थैंक यू। नाज़रीन, फवाद हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर पॉलिटिशियन है, और मैं 2-3 शोज इसके ऊपर कर चुका हूँ कि यूरोपियन यूनियन के खतूत, अमेरिका के खतूत, ह्यूमन राइट्स पे, और फिर अभी तो जब ही वाज हियर जो रिप्रेजेंटेटिव है यूरोपियन यूनियन के और ह्यूमन राइट्स पे, इन पाकिस्तान जब ये हमारा पीका एक्ट में तरमीम और ये सारा मामला और पूरे मुल्क के अंदर सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, कल फिर एहतजाज की कॉल दे रखी है, सहाफ़ियों ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। सो दिस इज़ गेटिंग सीरियस नाउ। अब ये काफ़ी सारे, क्योंकि हमने तो रिचर्ड गैनल को भी बहुत पाकिस्तानियों ने ईजी लिया इन द बिगिनिंग के, पता नहीं जो ट्वीट्स करते भी हैं खुद से नहीं करते। इवन हमारे कुछ कलीग्स ने भी पूछे सवालात के ये डीप फेक ट्वीट्स तो नहीं है कहीं पर। सो हम तो उनको भी बहुत ईजी लेते रहे, बट वो मामला भी इवेंचुअली सीरियस हो गया था। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। स्टूडियो से मुझे तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और आज इनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड थी जनाब इमरान खान साहब से। काफ़ी टाइम वेट करवाया गया। आज की कहानी पहले इन्हीं से सुनते हैं कि आज जेल में क्या हुआ है और जेल के बाहर टू बी प्रिसाइज क्या हुआ है। झगड़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे बता दें, खैरियत से? ठीक। आई थिंक काफ़ी वेट करवाया गया आज आपको जेल के बाहर। जी, 6 लोगों की लिस्ट थी। उसमें मेरे साथ शाहिद खटक MNA जी, आदिल बाज़ई MNA, जिनके लिए शहबाज शरीफ साहब ने एक फेक एफिडेविट साइन किया था कि वो PMLN के MNA आदिल थे, दाऊद काकर थे जो हमारे बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के कैबिनेट के 2 मेंबर्स, मुज़म्मिल असलम जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी जी जो एंटी करप्शन एडवाइज़र हैं। तो पहले जो हम शायद सबसे पहले पहुंचे, तो पहले तो उन्होंने कहा जी हाँ कोई मसला नहीं है, लेकिन जब सारे 6 लोग सब जब आ जाएं तो जेल मैनुअल ये कहता है कि जब सब आ जाएं तो तब जो है। तो उस वक्त तो जेल मैनुअल बड़ी जो है वो आसानी से कोट किया गया। जब सब आ गए तो 2:10 2:15 बजे जो है वो होंगे, क्योंकि वो अडियाला जेल की जो सड़क है उस पर कुछ काम हो रहा है। उसके बाद हर 15 मिनट जी इंतज़ार फरमाइए, इंतज़ार फरमाइए, देखते हैं। वहाँ पे 2-3 लोग थे जो मुझे लग रहा था कि उनके पास अपने फ़ोन में देखने के अलावा कुछ और था नहीं, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन वो कुछ मतलब इनके लिए जो वहाँ पे जेल का इंतज़ामिया था उनके लिए इम्पोर्टेंट लग रहे थे, लेकिन वो मतलब हमारे साथ आई कांटेक्ट नहीं, वो सिर्फ अपने फ़ोन की तरफ जो है। मास्क तो नहीं थे अभी तक? वो मैं तो जिस वक्त नोटिस किया तो मास्क नहीं थे। शायद मुझे कहता है कि मास्क भी किसी वक्त में जो है वो पहने हुए थे, लेकिन उनका रोल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा था। जो एंट्री में उनका रोल था। हाँ, एंट्री में कुछ लग रहा था ऐसे। फिर एक फ़ोन था जो वो काला फ़ोन था, वो जो सरकारी फ़ोन है, और एक व्हाट्सएप पे शायद इन जो लोग जो इम्पोर्टेंट टाइप के लोग हैं उनके कुछ और जो है। तो उन्होंने, एक बंदे ने कान में कह दिया कि आज आपकी मुलाकात नहीं होगी, अभी तो आप जेल मैनुअल कर रहे थे। लेकिन देखिए, अफसोस की बात ये है कि एक तरफ ये हुकूमत पूरी दुनिया को ये कहना चाहती है कि पाकिस्तान आइन और कानून के तहत चल रहा है जी, कि पाकिस्तान जो है वो सारी ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशन। तो यूरोपियन यूनियन के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हु इज इन पाकिस्तान, तो आपके ख्याल में उनको ये नजर नहीं आता? he said it out, he said it loudly कि भाईजान ये छोड़ दें।
पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी सारी जुडिशल प्रोसीडिंग्स पे यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशंस की और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रूलिंग है कि उनको पॉलिटिकली कैद किया गया है, कि उनको एक्सेस टू फेयर जस्टिस नहीं मिला। उनसे जेल मैनुअल के मुताबिक 6 लोग, जिसमें 4 स्टेट के फंक्शनरीज हैं। हाँ। मैं तो बेचारा, मुझे तो जो है वो इलेक्शन अच्छा, मुझे उस तरफ भी आना हरवाया है। गया ना, लेकिन एक सेकंड, लेकिन 2 MNAs, 2 खैबर पख्तूनख्वा के कैबिनेट मेंबर्स, मुझे ये बता दें कि आया बनाना रिपब्लिक्स में भी ऐसे होता है? It doesn't work that way. हाँ। It doesn't work. तो बस ये हालात। अच्छा, आपके इलेक्शन से चले, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आपके इलेक्शन के ऊपर भी सुना कि कमीशन बनने जा रहा है कि कैसे इलेक्शन की 6-7 सीटें खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई हारी थी। मेरी तो जी ये पहले दिन से नहीं सुना है कि अब उसकी तरफ गुजारिश जा रही है, और मैं तो ये अली अमीन खान साहब को भी मैंने पहले दिन से रिक्वेस्ट की है। 2 बार इमरान खान साहब ने कहा था, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे इलेक्शन पिटिशंस को तो 360 दिन हो गए, एंटरटेन नहीं हो रही ना वो तो। मिसाल के तौर पे हमारे केस में हमारे जज की इंटेग्रिटी पे एक फॉर्म 47 के एक MP हैं अरबाब वसीम, उन्होंने 5000 वोट लिए थे, उनका रिजल्ट स्विच हो गया था। उनके आरोप बड़े अक्लमंद थे, उन्होंने बस स्विच किया था कि जो विनर के वोट थे वो इनको दिए, इनके वोट उनको दिए, 5000 22,000 हो गए, 22,000। उन्होंने जो है वो इतराज़ किया। जज साहब ने शायद ठीक कहा कि अगर मेरी इंटेग्रिटी पे एक केस में इतराज़ है तो सब केसेस में, उन्होंने वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। पर रिजल्ट इस 360 दिन हो गए, हमारे केसेस तो अभी ग्राउंड जीरो पे, साल पूरा होने वाला ऑलमोस्ट। ठीक है जी। जरूरी ये है कि या तो हम ये मान जाएं कि इलेक्शन ऐसे होंगे, और फिर आप TORs आप ये रख दें कि जो है वो चमक और बूट मतलब वो ज्यादा करेगा, अब ठीक है, तो वो आके इलेक्शन करे, कैंपेन वैम्पेन की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे एंड में या फिर तो 2-3 चीजें हैं। मेरी तो एक डिमांड ये है कि एब्सोल्युटली एक जुडिशियल इंक्वायरी बने, पेशावर की सीट्स पे भी बने। इसके ऊपर की प्रोग्रेस है। देखिए, अल्टीमेट डिसीजन जो है वो लीगल टेक्निकली तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है। कल खान साहब से इंस्ट्रक्शन जरूरी आई है 1 साल के इलेक्शन के बाद। चलिए मैं वॉलंटियर करता हूं कि अगर हमारी जो पर्दे के पीछे की जो ताकतें हैं, उन्होंने मेरी सीट पे एक ऐसे बंदे को भी जितवाना था जो कि उनकी अफगान पॉलिसी के मुबैना तौर पे खिलाफ है, क्योंकि उस पे PMLN के लोग जो है वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो एक अफगान नेशनल है, ठीक है। और मैंने कहा है कि मैं उस पे ये इल्ज़ाम कभी नहीं लगाऊंगा, कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है एक बंदे ने 1600 वोट लिए कि वो अफगान नेशनल है या वो जो है वो यहूदी है या वो हिंदू, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सिस्टम को। अच्छा, तो ये इंक्वायरी ये भी देख ले कि ये कैसे हो सकता है कि मिसाल के तौर पे पेशावर में ले लें, जहां पे 9 सीटों पे जो हैं आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो एक पोलिंग स्टेशन को देखते हैं कि उनके नाम पे 2-2 दस्तखत हैं, वो तो 2-2 फॉर्म्स फॉर्म्स इस तरह की नहीं, लेकिन उनसे पूछ लेते हैं ना कि आप बता दें तो कि भाई आपने 2 फॉर्म साइन किए, दोनों तो असली हो नहीं सकते, या मैं झूठ बोल रहा हूं या आप झूठ बोल रहे हैं। आप ही की जमात की हुकूमत है, कमीशन बनाना चाहे तो दे कैन प्रोसीड ना, दे कैन वो। सो आई होप और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अपने लिए नहीं, इनसे कमीशन से हमारी सीट्स नहीं वापस होंगी, लेकिन लेट इट बी एक्सपोज्ड व्हाट क्लैरिटी तो आ जाए ना, क्लैरिटी तो आ जाए। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा भी अब्रप्ट चेंजेस इन द लीडरशिप, जुनैद अकबर साहब फ्रंट फुट पे, अली मीन साहब बैक फुट पे, आतिफ खान साहब से मुलाकातें, अब हर्ड के और भी कुछ लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा जिनको खान साहब ने बाय नेम इंस्ट्रक्शन दिए कि आई वांट टू मीट देम, व्हाट हैपेंड इन KPK? नहीं, देखिए ये तो पार फॉर द कोर्स है पॉलिटिक्स में। मेरे ख्याल में इसका खुलासा जो है वो ये कि हमारी एक बड़ी स्ट्रगल है, और उस बड़ी स्ट्रगल में अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आएंगे, लेकिन वो स्ट्रगल इमरान खान के लिए भी है, जिनसे कोई बेवफाई नहीं कर सकता, ना अली अमीन कर सकता है, ना जुनैद खान कर सकता है, ना कोई भी पार्टी का फ्रंट लाइन वर्कर। डिफरेंसेस हैं सबके यार, PTI एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें डिफरेंसेस जो हैं वो ज़रूर होते हैं, डिफरेंसेस सॉल्व भी होते हैं, जो डिफरेंसेस हैं या रहे हैं वो सामने रहे हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं।
लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था कि जो हुआ है सबके सामने हुआ है, लेकिन द रियलिटी इज़ के खान साहब का अली अमीन पे एज चीफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, है अभी तक तो चीफ मिनिस्टर है, कॉन्फिडेंस है। और इसी तरह खान साहब का जुनेद खान पे कॉन्फिडेंस है कि वो उनके एक फ्रंट लाइन पॉलिटिकल वर्कर है, और एक बेसिक प्रिंसिपल सॉल्व हो गया कि एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे हमें पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप और चाहिए तो उनको ले लिया। और इस तरीके से जो है वो देखें, खामियां तो होती हैं, हमेशा होती हैं। तो अगर खान साहब उन लोगों को हाईलाइट करते हैं, ठीक है जी, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, मैं आपको इसी में कह देता हूं, फॉर एग्जांपल पेशावर में 9 सीटों पे रिजल्ट चेंज हुए। वो 9 के 9 जो लोग थे वो सब वो लोग थे जो इमरान खान से हिलने वाले नहीं थे। कामरान बंगश साहब हैं, महमूद जान साहब हैं, जिन्होंने इस सारे टाइम में एक पर्सनल दुश्मनी भी सही है, ठीक है जी, जो और लेकिन वो हिले नहीं है। जो भी उन पे प्रेशर था उसका 10-20% मुझे पता होगा, बाकी उनको पता होगा। अगर ऐसे लोगों के लिए हमीद उल हक हैं हमारे एक्स MNA, मलिक शहाब हैं, अली जमान है हमारे लॉयर, जिनको बहुत से लोग कह रहे थे कि वो जीतेंगे नहीं, वो 4 गुना लीड से जीते, ठीक है जी। साजिद नवाज है हमारे एक्स MNA जो नूर आलम खान से तकरीबन मेरे ख्याल में 3 गुना लीड पे जीते, और नूर आलम खान के 38,000 वोट के साथ 1 लगा दिया गया। और अब मौलाना साहब भी कहते हैं कि हमें पता है कि ये वाकई तौर पे किसके कोई भी नहीं सिचुएशन। तो अगर इनको खान साहब रिकग्नाइज करें ऐसे लोगों को तो बड़ी अच्छी बात है। फेयर एनफ। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आना। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अमेरिकन कुछ टाइकून्स पाकिस्तान के अंदर हैं और उनको एलिवेट कैसे किया जा रहा है, पोर्ट्रे कैसे किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मैं सेड अर्लियर के ब्रेक के बाद हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हैं, और लॉबिंग ऑब्वियसली जो हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा इन अमेरिका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कर रहे हैं। दो के तहरीक इंसाफ इटसेल्फ तो नहीं करती कि वो नीड अमेरिकन सपोर्ट फॉर इमरान खान एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन गवर्नमेंट बड़े अजीब से मोड में दिखाई देती है। वो कल भी आपने देखा सारा दिन टेलीविजन के ऊपर जेंट्री बीच और उनका जो वफ्द आया हुआ पाकिस्तान। झगड़ा साहब, डू यू नो दिस गाय? Have you googled him? Googled him? क्या चीज है? Have you googled him or something like that? मुझे कोई 2-3 घंटे पहले मैंने देखा कि कोई गोरा जो है वो शहबाज शरीफ के साथ बैठा है, और फिर मैं देख रहा हूँ कि कोई कंट्रोवर्सी है कि कोई जेंट्री बीच आया है। फिर मैंने देखा है कि एक मखसूस एंकर हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू भी किया था, वो जो मखसूस 3-4 इंटरव्यू हुए थे, कि उनके सामने जेंट्री बीच भी बैठ के, वैसे किसी को खराब करने का बेहतरीन तरीका कि वो जिसको पता होता है, दोज हू नो, इससे वैसे बेहतर जो है वो नहीं था। शायद कोई और इंटरव्यू करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब मैंने देखा है कि जेंट्री बीच कोई बंदा है, कोई हेज फंड मैनेजर टाइप का, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के साथ कोई तस्वीरें हैं, कोई 10-15 साल पहले की, और 10-15 साल पहले की कोई ताल्लुकात भी हैं, और उस पर बहुत बड़े फ्रॉड के केसेस भी हैं। अब पहली तो हैरत की बात कि एक फ्रॉडस्टर के साथ वजीर आजम पाकिस्तान क्या कर रहा है, या शायद बाज़ लोगों के लिए हैरत की बात ना हो, लेकिन फिर भी कुर्सी को देख के तो हैरत की बात। इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं हमारे मुल्क में, हमें क्या यार वैसे ये एक इन्वेस्टर तो बता दे, इसमें वो कहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा, कोई कोक है, कोई पेप्सी है, कोई वॉरेन बफेट है, कोई इलॉन मस्क है, कोई सिलिकॉन वैली की कंपनीज आई हैं। देखें, जब उनका टीवी पे जिसके साथ इंटरव्यू चला, इलॉन मस्क से माफी मंगवा रहे हैं कि पहले माफी मांगो फिर स्टारलिंक लाने की इजाजत देंगे। इलॉन मस्क को तो नहीं, तो इलॉन मस्क को साइड पे करे ना। देखिए, अच्छा मैं ये देख रहा था जेंट्री बीच की एक्चुअली नेट वैल्यू क्या है, कहीं पे लिखी है $500 मिलियन, कहीं पे लिखी है $10 मिलियन। इतना डिफरेंस? इतना डिफरेंस। एक हेज फंड मैनेजर जो होता है ना, अगर एक हेज फंड मैनेजर अपनी नौकरी अच्छी कर लेता है तो 10, 15, $20 मिलियन वो बना देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये अगर मैं अभी भी मैकिन्सी में होता है एज ए सीनियर पार्टनर, मेरे ख्याल में $5-10 मिलियन साल के में, ठीक है, तो ये $10-20 मिलियन की जो उसकी अगर नेट वैल्यू है तो है। लेकिन जब उसका वो प्रोफाइल देखे ना, तो वाकई वो उन सारे कॉनमैन का नजर आता है कि वो शायद इंतजार कर रहा है कि किसी वक्त जो है शायद ट्रंप साहब के बेटे को उन्होंने कोई जो है वो ख्वाब दिखा दिए थे। अभी वो देख रहा होगा कि मुझे अफ्रीका में कौन सा मुल्क जो है वो बुलाएगा कि मैं अपनी गोरी चमड़ी दिखा के ये दिखा दूं कि यार मैं तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ।
अच्छा मैंने देखा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बीच साहब बांग्लादेश भी जो है वो यही खेलने Okay, जा रहे हैं। okay. लेकिन ये गारंटी ले लें, यहाँ तो नाम दिखा दें कि कौन से इन्वेस्टर्स हैं, हाँ, कोई कंपनीज क्या क्या हैं, इनके कि क्या businesses क्या कंपनीज हैं, उनकी बिजनेसेस क्या है, क्योंकि उन पे तो फ्रॉड के केसेस हैं जेंट्री साहब पे। तो वैसे वो उसने मंसूर का व्लॉग भी अभी मैं जल्दी से देख रहा था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो डिस्क्राइब किया है कि इनको अपने गोरे चाहिए थे। अपने गोरे चाहिए थे, ये स्वाद अटली, स्वाद अटली। लेकिन ये कोई मुल्क चलाने का तरीका नहीं है, माजरत। आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट दे नीडेड अ नैरेटिव एट दिस मोमेंट कि जब वो रिचर्ड गनल की ट्वीट्स और जिस तरह अमेरिकन हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है यार जब आपको परवाह ही नहीं है तो देखें, जब आप 5-10 वैसे लंडे बाजार के गोरे लाके, ठीक है, उनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से मिलवा के आप तो अपने नैरेटिव का बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि मतलब आप इतना, मतलब रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट ने, जो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आप पे इतना प्रेशर डाल दिया कि आपने लंडे बाजार वाले इन्वेस्टर जो है वो उसके बाद आई जा रही हैं ट्वीट्स। अभी कल जो विल्सन ने फिर ट्वीट किया होता इमरान खान, मैं तो यार ट्वीट से क्या होता है, मैं तो ये जो सारा हम जो है वो अभी पीका की वजह से नॉर्थ कोरिया प्लस बन जाएंगे, ये इसी वजह से है कि किसी कोई लोग जो है वो मतलब ट्वीट की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते। सियासतदान होते हुए हमें दिन रात गालियां पड़ती हैं, ट्वीट्स पे भी पड़ती है, दिन रात झूठ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। ये इन्हीं लोगों ने, ठीक है जी, इन्हीं लोगों ने बाय द वे जो है वो फॉर एग्जांपल मेरे अगेंस्ट एक कैंपेन चलाई कि तैमूर झगड़ा जो है उसने अपने टाइम में सरेना होटल पेशावर में ले लिया, पीसी ने अपने आप को सरेना को बेचा था। यार मैं कोई आगा खान का फ्रंटमैन, मतलब कोई अकल होनी चाहिए, यही तो हमारा मसला है। लेकिन अच्छा है कि एक मेरी सजेशन है ये बीच गेट पे जी, जिस तरीके से आप उन कांग्रेसमैन की सीवीज देख रहे थे जिन्होंने इमरान खान के लिए वोट किया था कि प्रो LGBTQ कौन है और इजराइल के लिए किसने जो है वो, कि इजराइल के लिए तो हर अमेरिका का जो है वो एंटी इजराइल तो तकरीबन वहां पे कोई हो ही नहीं सकता। तो जरा जेंट्री बीच साहब की भी सीवी देख लेते ना, क्योंकि वो लंडे बाजार वाला फैक्टर बड़ा जल्दी लास्ट में मुझे बताइए, 2-3 मिनट रह गए। यूरोपियन यूनियन के रैप ऑन ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, उन्होंने बहुत वोकली 2-3 चीज़ों को टेकअप किया है कि अगर GSP+ स्टेटस सस्टेन करना है, आपने चलना है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू हैव टू लुक इनटू दोज मैटर्स। आपको लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा अपना स्टांस या थोड़ा सा जो ग्रिप है इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा लूज करेगी यूरोपियन यूनियन के प्रेशर के बाद? मतलब जवाब दूं तो आप पे या मेरे पे पीका एक्ट तो नहीं लगेगा। अब वो डर ही लगता है, वो साइन हो चुके हैं, वी नो दैट नाउ। एनीवे कुछ पता नहीं होता, हर शो से पहले मैं तो ओपनिंग में कहता हूँ यार कोई पता नहीं हो सकता आज के शो, फिर तो हम यूरोपियन यूनियन के ही सहारे होंगे अगर लग जाए। तो ये मैं कह सकता हूँ, देखें कि यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्टर्न दुनिया हो, हमारे दोस्त हों, मोहसिन नकवी साहब ने एक बात की थी, मैं उसी को दोहराता हूँ जी। सियासत का एक टाइम होता है, आपके जो भी सियासी मकासद होंगे इमरान खान के खिलाफ, PTI के खिलाफ, अपनी नाअहल और इलीगल हुकूमत को बचाने के लिए, बराए मेहरबानी नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये 2 लीडर्स हैं ना हुकूमत के, पाकिस्तान के साथ गद्दारी ना करें। चाहे वो पीका एक्ट हो, चाहे वो ये आपके सारे काम हैं फ्री स्पीच को दबाने के लिए या जुडिशल सिस्टम को तबाह करने के लिए, ये पाकिस्तान के साथ नकवी साहब जैसे आप हमें कहते हैं, ये भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, क्योंकि इसका कॉस्ट फिर ये है ना कि जो इंटरनेशनल निज़ाम है वो ये नहीं मानता। तो ये जो है वो आप बाहर पाकिस्तानी डायस्पोरा पे ना डालें, आईने को देखें, अपनी इस्लाह करें, और ना आपको जो राय साकिब या तैमूर झगड़ा कहता है उससे कोई मसला होगा, ना पीका एक्ट बनाना पड़ेगा, और ना पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है वो खतरे में। I'll rephrase myself. Do you think इसका कोई प्रेशर गवर्नमेंट लेगी इन सारी हैपनिंग्स का? यार मेरा दिमाग गवर्नमेंट की तरह नहीं चलता, तो मैं आपको क्या कहूं, लेकिन मैं ये आपको जरूर being a पाकिस्तानी है, being somebody who's worked पाकिस्तानी, मैं ये कह सकता हूं कि इस हुकूमत ने और इस निज़ाम ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। देखें जनरल जिया का टाइम मुझे याद है, हम उसी में बड़े हुए थे, उस वक्त एक खबरनामा होता था, माजरत के साथ ये वो वक्त नहीं है जब खबरनामा के बाद जो है वो STN था या PTN था या वो एक दूसरा चैनल खुल गया था,
तो लोगों की आज़ादी ज़्यादा हुई थी क्योंकि वो रिलेटिव होती है। That's good. आज जब हम टॉक शो में वो बात नहीं कर सकते जो हम 1 साल पहले कर डिजिटल मीडिया सकते पे चले थे, जाएंगे। डिजिटल मीडिया पे किसी को भी वो गद्दार करा देंगे। पीका एक्ट का लिटमस टेस्ट ये था कि आप कोई बंदा जो है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो वो बात करे जो आपको तकलीफ पहुंचाए, उसको आप बर्दाश्त करें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस दुआ के साथ इजाज़त के वो तमाम कवानीन जो आपकी मेरे मुल्क रियासत के अंदर बनाए जा रहे हैं, पार्लियामान से किसी तरह से भी पास करवाए जा रहे हैं, वो टारगेट इवेंचुअली आप और मैं नहीं होने चाहिए। एक बेहतर सोसाइटी के लिए कवानीन ज़रूरी हैं, बट टारगेट नहीं किए जाने चाहिए, चूज एंड पिक नहीं होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि फलानु चुक लो, फलानु चुक लो, फलानु चुक लो। एनीवेज, लेट्स सी इन डेज टू कम, ये जो आज यूरोपियन यूनियन वाला सारा मैटर और फिर जो हैपनिंग्स हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट सीम्स इन पैनिक मोड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।